जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिले भर में मनाया गया राष्ट्रीय किसान दिवस, तो वहीं बारासून के किसान सरकार से दिखे आक्रोशित। कहा, यह कैसा किसान दिवस जब फसल सर्वे का नहीं मिला मुआवजा। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में कहा, डबल मनी मामले में सरकार और प्रशासन की देरी से लोगों ने गंवाए करोड़ों रुपए। साथ ही सीबीआई जांच कराए जाने की कही बात। मलाजखंड के हर्रा टोला में बीते दिनों हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए नक्सली रूपेश का शव लेने के लिए पहुंचे परिजन। पुलिस ने परिजनों को सौंपा शव, सुरक्षा के बीच भिजवाया गया। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के बीच आशा कार्यकर्ताओं ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। प्रोत्साहन राशि और नियमितीकरण की मांग को लेकर बंद किया काम। कोरोना काल से बंद है मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह सम्मेलन। आर्थिक तंगी के कारण अभिभावक नहीं करा पा रहे बेटियों का विवाह। सामूहिक विवाह सम्मेलन की तिथियों का कर रहे इंतजार। बारासूनी क्षेत्र के किसान दिवस के अवसर पर काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। यह वह कृषक है जो अपने ग्राम के जनप्रतिनिधि होने के साथ ही कृषि कार्य से संलग्न है। इनका साफ कहना है कि भारत व राज्य सरकार भले ही किसान दिवस मना रही है, मगर धरातल पर सब कुछ शून्य है। ना ही उन्हें बिजली मिल रही है और ना ही अन्य योजनाओं का लाभ। फिर किस बात का वे लोग किसान दिवस मनाएं? पद्मेश 24/7 से चर्चा करते हुए मेहदुल के कृषक व सरपंच प्रतिनिधि वेद प्रकाश पटेल ने बताया कि किसानों को सरकार के द्वारा अपने वादे के अनुरूप जो बिजली प्रदान करने के आदेश खेती कार्य को लेकर दिए गए थे, उनमें से सिर्फ 4 घंटे ही बिजली मिल रही है। जिसमें भी खेती कार्य के लिए प्राप्त होने वाली बिजली में कटौती की जा रही है। ऐसे में किसान क्या खेती करेगा? ऐसे में प्रदेश व केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जा रहा किसान दिवस का कोई औचित्य नहीं है। हम लोग किसान हैं, मगर हम किसानों को समय पर बीज नहीं मिलता और ना ही खाद। ऐसे में हम लोग किसके पास अपनी गुहार लगाए, यह समझ नहीं आ रहा है। और किसान होने के नाते मैं यही बात बोलूँगा कि फसलों को जो बीमारियां लगी उसका उचित उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। और इस बार मैंने अपने गांव से एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया था किसानों के साथ आकर के। उन्होंने सर्वे भी करवाया, तहसीलदार भी आए, पटवारी भी आए, कृषि विभाग से भी अधिकारी लोग आए थे, सर्वे भी किए, लेकिन उसका पता नहीं अभी तक क्या हुआ। उन्होंने सर्वे करके ले गए, किसानों के खेत में जा करके हमने फसल कटवा के सर्वे करवाया। मैं खुद घूमा तहसीलदार साहब के साथ में, एसडीएम साहब भी ने आदेश किए थे। उसके बाद भी अभी तक उसकी क्या रिपोर्ट बनी, उसका क्या मुआवजा तय किया जाना है, अभी तक हमें कोई खबर नहीं है। और पता चला है कि ये सब लीपापोती होने वाली है, कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, और आज के सरकार बहुत गर्मजोशी के साथ किसान दिवस मना रही है। किसान दिवस तो मना रही है, लेकिन किसानों की हालत दिनों दिन बदतर से बदतर होते जा रही है। बिजली की क्या समस्या है? बिजली की समस्या ये है कि जो 25 साल से रबी हमारे गांव में हो रही थी, या आजू बाजू के गाँव में जो रबी की खेती हो रही थी धान की, वो बंद हो गई। इसलिए बंद हो गई कि किसानों को बिजली नहीं दी जा रही। 4 घंटे बिजली दे रहे हैं, 4 घंटे में क्या होगा? अन्नदाता और किसान की क्या हालत बनी हुई है। देश में आज गेहूं का उत्पादन कम हो गया, इस खरीफ फसल में धान का उत्पादन कम हो गया। जबकि यह मध्य प्रदेश सरकार चुनाव के पहले जब बीजेपी ने 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की बात की थी, आज वही सरकार 3 सालों से चल रही है, लेकिन आज बोनस की कोई घोषणा नहीं है। आज कीट व्याधि के कारण पूरे प्रदेश में खरीफ की फसल बहुत कम हुई, लेकिन कीट व्याधि से जो मुआवजा किसान को मिलने वाला था उसका अभी तक कुछ भी नहीं है। सर्वे हुआ, ज़मीनी स्तर पे बहुत सारी रिपोर्ट और सर्वे मंगाया गया, लेकिन अभी तक मुआवजे का कोई वो तय नहीं हुआ है मापदंड। और रही बात देश में राशन दुकानों में जो गेहूँ बंटता है, जो गरीबों को और मध्याह्न भोजन के लिए जो बच्चों को दिया जाता है, आज वह गेहूं आना भी बंद हो गया, जिससे हमारे बच्चों को रोटियां नहीं मिल रही है मध्याह्न भोजन में। और जो अभी मैंने एक न्यूज़ देख रहा था कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को जो रोटी खाने की आदत है, उसके लिए आटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस मामले में सरकार कहीं ना कहीं किसानों के साथ अन्याय कर रही है और उनको बोनस के साथ खेती के जो उपकरण है और कृषि यंत्र है उस पर जो बेहताशा जीएसटी लगाकर जो कृषि यंत्रों को महंगा की है,
इसमें कहीं ना कहीं सरकार देश की और प्रदेश की किसानों के साथ नहीं है। यही मेरी मांग है कि जीएसटी कम किया जाए और किसानों को राहत दी जाए। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बकोड़ा स्थित साई मंदिर के सभा मंच में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र पनवेरी के द्वारा 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर किसानों को उनके अधिकार व देश में उनका क्या योगदान है, साथ ही रासायनिक खेती के नुकसान के बारे में विस्तार से बताया गया एवं जैविक व यौगिक खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि किसान को भारत की आत्मा कहा जाता है, जिसे अन्नदाता की उपाधि भी प्राप्त है और किसानों के सम्मान में प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। परंतु इस दिवस को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए, क्योंकि आज हमें जो वस्तु व अन्न खाकर जीवित है, यहाँ अन्नदाता की कड़ी मेहनत का ही फल है। इसलिए किसानों का हर समय सम्मान करना चाहिए। जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है, लेकिन आज अगर देखा जाए पहले का समय, आज से 15 से 20 साल का समय अगर हम ले लेते हैं तो उस समय जमीन को भी कितनी राहत मिलती थी। किसान खेती में अनाज तो उगाता था, धान उगाने के बाद कोई ना कोई चना गेहूं इस तरह की फसलें उगाया करता था। फिर गर्मी के समय में वो खेती उस खेती में क्या डाला जाता था, है ना, उसको गर्मी में कम से कम 1 से 1.5-2 महीना के लिए उसको राहत मिलती थी कि उस समय वहाँ पर कुछ नहीं उगाया जाता था। लेकिन आज वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आज मनुष्यों के अंदर कौन सी वृत्ति ने ज्यादा प्रभाव डाल चुका है ना, लोभ की वृत्ति आ चुकी। और आज एक फसल नहीं, 2 फसल नहीं, लेकिन 3-3, 4-4 फसल आज किसान उगा रहा है। आज कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया? आज राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है हमारे ग्राम बकोड़ा में। और किसानों के बारे में हमें जैसे हम एक छोटे से रूप में किसान दिवस मना रहे हैं, ऐसे हम चाहते हैं कि हर जगह अन्नदाता दिवस है। ये तो किसानों का दिवस, अन्नदाता दिवस, जिनके भरोसे हम जीवित रह पाना हमारा असंभव है। तो किसानों के लिए एक दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में पूरे हर जगह, गांव हो शहर हो, सब जगह किसान दिवस मनाना चाहिए। जैसे यहाँ जो बताया गया जैविक यौगिक खेती, तो क्या है? यहाँ पे जैसे जैविक, रासायनिक और यौगिक खेती के बारे में बताया गया। तो रासायनिक खेती से हमें तो इतने सारे नुकसान है, जैसे कई यूरिया और बहुत सारी जो जैविक मतलब रासायनिक खाद डालते हैं, जिससे हमारे शरीर को, हमारे सभी प्रकार की चीज़ों को नुकसान है। जैसे किसान भी अगर खेत में कीटनाशक दवाइयाँ डालता है तो वो अपने जैसे नाक बंद करके डालता है कि ये जहर हमारे पेट में नाक के द्वारा ना जाए और किसी प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश ना करे। अपनी लंबित मांगों को लेकर जारी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल के बीच आशा कार्यकर्ताओं ने भी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। शुक्रवार को हड़ताल के पहले दिन जिला अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ताएं एकत्रित हुई। आशा कार्यकर्ताओं ने विभाग पर आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि टुकड़ों में देने का विरोध जताते हुए इसमें अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य आशा कार्यकर्ता संघ के बैनर तले जारी हड़ताल में आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि सालों से अटकी बड़ी प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने तथा नियमितीकरण की मांग को लेकर उन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। जब मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आशा कार्यकर्ताओं के हड़ताल पर जाने से ग्रामीण अंचलों में टीकाकरण, प्रसव, HIV जांच, सोनोग्राफी सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हड़ताल के पहले दिन बालाघाट विकासखंड सहित बैयर, परसपाड़ा, लामता सहित जिले के अलग अलग इलाकों से आशा कार्यकर्ताएं हड़ताल में शामिल हुई। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि वर्ष 2018-19 में आयुष्मान भारत सर्वे करवाया गया था, जिसकी प्रोत्साहन राशि का आज तक भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा कोविड वैक्सीनेशन में भी आशा कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन 200 रुपये प्रति सत्र के हिसाब से उन्हें प्रोत्साहन राशि नहीं मिली। इसी तरह MR सर्वे का 75 रुपये प्रति सत्र से भुगतान नहीं किया गया। मच्छरदानी वितरण की भी राशि उन्हें नहीं मिली। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल के द्वारा ट्रामा सेंटर में प्रसूताओं को भर्ती करने के बाद परिसर में आशा कार्यकर्ताओं के रुकने पर लगी पाबंदी भी हटाने की मांग रखी। हम स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का ही काम करते हैं, तो हमारी आशा बहनें और हमारी सहयोगिनी बहनें भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो इनको जो राशि है
टुकड़ों में दी जाती है। हर प्रकार की राशि होती है जो टुकड़े टुकड़े में होती है, और जो राशि है 10,000 बनेगा या 5,000 बनेगा तो उसमें आधा डलता है, और आधा डलने के बाद में दूसरे महीने में जुड़ करके भी नहीं आता। हर महीने कोई भी आला अधिकारी के पास जाते हैं तो कहा जाता है कि इनके पास में बजट है, हमारे पास बजट ही नहीं है तो तुम्हारे पास पैसा कैसे डलेगा। हम इस मुद्दे पे भी बैठे हुए हैं कि जब तक हमारी आशा बहनों के खाते में विगत 3 वर्षों का पैसा पूरा नहीं जाएगा तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, और जब तक ये पूरा नहीं होगा ये सारी हमारी मांगे तब तक पूरी हड़ताल पे ही रहेंगी, कंटिन्यू रहेगी। अभी हमारी आशाएं दूर दराज से पहुंच रही हैं, आते जा रही हैं, जाते जा रही हैं। कोई समस्या आ रही है इमरजेंसी तो थोड़ा सा इधर उधर भी जा रही। हालांकि डिपार्टमेंट अभी स्वास्थ्य का काम नहीं करेंगी, ये कोई समस्या की वजह से उठना पड़ता है उनको। और हमारी एक मुख्य मांग, 2 मुख्य मांग थी। एक मुख्य मांग हमारी ये टुकड़े राशि वाली थी, और दूसरी मुख्य मांग हमारी ये है कि शासन हमको टुकड़े में जो राशि देती है, बहुत हो गया टुकड़े का पैसा, अब हमको चाहिए सम्मान और समान वेतनमान। इसलिए हम नियमितीकरण के लिए भी बैठे हुए हैं, और हमारी टुकड़े की राशि जो आज तक के पहुंची नहीं, आधी अधूरी, उसके लिए भी बैठे हुए हैं। शुक्रवार का दिन सड़क हादसों के नाम रहा, जहां शुक्रवार को 4 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए सड़क हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहला मामला किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पीपरमाटे का है, जहां पुत्र के साथ बिनोरा जा रहे मां बेटा मोटरसाइकिल फिसलने से सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुसवा निवासी रोहित बाहे हैदराबाद में मजदूरी का कार्य करता है। 1 माह पूर्व ही वह सुसवा आया था और अपनी मां जैतुरा बाहे को मोटरसाइकिल में बिठाकर बिनोरा निवासी अपने बुआ के घर जा रहा था, जो पीपर माटे के पास पहुंचे ही थे कि उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर अचानक गड्ढे में चले गई, जिससे मां बेटा सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए किरणापुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां मां बेटों का प्राथमिक उपचार कर वहां के चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां मां बेटों का उपचार जारी है। दूसरा मामला नागपुर महाराष्ट्र के वर्धा जिले का है, जहां अज्ञात मोटरसाइकिल की ठोस से गंभीर रूप से घायल हुए आमगांव बेलदार टोला निवासी 20 वर्षीय महेश पिता रतिराम उइके को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेलदार टोला निवासी महेश उइके मजदूरी का कार्य करता है, जो बिल्डिंग बनाने के लिए कार्य के लिए नागपुर के वर्धा गया था, जहां किसी अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाते हुए उसे ठोस मार दी और फरार हो गया, जिसके चलते महेश सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था। उधर हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना दूरभाष पर महेश के परिजनों को दी, जहां महेश के परिजनों की मंशा के अनुरूप उसे निजी एम्बुलेंस से उपचार के लिए बालाघाट जिला अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। तीसरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भटेरा का है, जहां सड़क किनारे खड़े एक युवक को बालाघाट की तरफ से आ रही एक मोटरसाइकिल चालक ने ठोस मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक का नाम ग्राम भटेरा वार्ड नंबर 6 निवासी 28 वर्षीय दुर्गा प्रसाद पिता राम प्रसाद चाकवाक बताया गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। आपको बता दें कि भटेरा निवासी दुर्गा प्रसाद चाकवाक भटेरा के ही कियोस्क बैंक वहां पे वो चलाता है, जो शुक्रवार की दोपहर करीब 3 बजे अपने घर से उसके बैंक जाने के लिए निकला था। बताया जा रहा है कि युवक दुर्गा प्रसाद बालाघाट नैनपुर राज्य मार्ग में खड़ा होकर फोन पर किसी से बात कर रहा था, तभी समनापुर की ओर से बालाघाट की ओर आ रही एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे ठोस मार दी, जिससे वह काफी चोटिल हो गया, जहां स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चौथा मामला थाना भरवेली क्षेत्र का है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने से मोटरसाइकिल में सवार एक शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल शिक्षक का नाम थाना भरवेली मानेगांव निवासी 42 वर्षीय विजय पिता जयपाल पटले बताया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मानेगांव निवासी विजय पटले शिक्षक है, जो ग्राम पंचायत रट्टा के ग्राम सर्रा में प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ है। बताया जा रहा है कि विजय किसी काम से बालाघाट आए हुए थे, जो शाम को करीब 5 बजे मोटरसाइकिल में सवार होकर अपने घर मानेगांव जा रहे थे। भरवेली के पास पहुंचे ही थे कि उनकी मोटरसाइकिल एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका गंभीर अवस्था में उपचार जारी है। हॉकी खेल व खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी के द्वारा नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के बालाघाट टीम के हॉकी खिलाड़ियों को शुक्रवार को हॉकी का वितरण किया गया।
नेहरू स्पोर्टिंग क्लब बालाघाट के जिन खिलाड़ियों को हॉकी प्रदान की गई उसमें सौरभ सहारे, इरशाद, तुलसी पंजरे, अजय कोसरे, विक्की, जावेद, योगेश कोसरे, सोहेब बिवरिया, अमन टेमरे, अमन गणवीर, सुधीर, सत्यम बर्डे, शाहिल गणवीर, फैजान मनीष शामिल है। इस दौरान क्लब अध्यक्ष किरण भाई त्रिवेदी ने बताया कि 9 दिसंबर से शहीद चंद्रशेखर स्पोर्ट्स मैदान में आयोजित अखिल भारतीय स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब बालाघाट के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर 2 मैच जीता था। वह तीसरे मैच क्वार्टर फाइनल में हार गए थे। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए खिलाड़ियों का मनोबल व उत्साह बढ़ाने टीम के सभी खिलाड़ियों को हॉकी प्रदान किया गया। लालबर्रा नगर मुख्यालय के हृदय स्थल पर बस स्टैंड स्थित सभा मंच में किसान गर्जना संगठन के द्वारा 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम उपस्थित जनों ने भगवान बलराम व पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर धान की बाली अर्पित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित किसानों को संगठन के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। कई कृषि बिल पारित किए गए। किसानों के हित में किसानों को अपने हक की लड़ाई लड़ते रहनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि मध्य प्रदेश से लगे राज्य महाराष्ट्र में रबी सीजन की धान की फसल को समर्थन मूल्य में खरीदा जाता है, परंतु मध्य प्रदेश सरकार खरीदी नहीं कर रही। इसलिए आज राष्ट्रीय किसान दिवस पर संकल्प लेते हैं कि जब तक मध्य प्रदेश सरकार किसानों की रबी धान की फसल को समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदेगी एवं समर्थन मूल्य नहीं बढ़ेगा, तब तक आंदोलन किया जाएगा। जिले में जालसाजों के जाल में फंसकर लोग अपनी जमा पूंजी गंवा रहे हैं। सप्ताह भर पहले आधा दर्जन से अधिक किसानों ने 10 लाख रुपए की अधिक ठगी करने वाली फर्जी कंपनी ने एक और किसान को अपना शिकार बनाया। गुरुवार देर शाम पीड़ित किसान ने कोतवाल स्थित साइबर नोडल शाखा में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। वारासिवनी निवासी प्रशांत बिसेन भी उसी कंपनी की ठगी का शिकार हुआ, जो किसानों को जैविक खेती करने, उन्नत किस्म के पौधे लगाकर आमदनी बढ़ाने और कंपनी का एजेंट बनने का सपना दिखाती थी। ग्लोबल वार्मिंग सॉल्यूशन नामक कंपनी ने जिले के अब तक 9 किसानों को अपने झांसे में लेकर करीब 12 लाख रुपए की ठगी की। पीड़ित किसान बैयर, कटंगी, लामता और वारासिवनी क्षेत्र के हैं। पीड़ितों के मुताबिक ये कंपनी जैविक खेती के उत्पाद, कृषि उत्पाद और पौधे बेचने का काम करती है। कंपनी के अधिकारियों ने प्रशांत बिसेन को बताया कि वह उन्हें जैविक खेती के लिए खाद, बीज और उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध कराएंगे, जिसकी मदद से अच्छी आमदनी होगी। यदि वह कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उसे बड़े स्तर पर काम करने का मौका मिलेगा। उसे प्रति माह 36,000 रुपये का वेतन भी दिया जाएगा। इसके लिए कंपनी ने उन्हें पहले एडवांस राशि देने के लिए कहा। लुभावनी झांसे में फंसकर पीड़ित प्रशांत बिसेन ने कंपनी को 1.5 लाख रुपए ऑनलाइन पेमेंट के जरिए और 5.5 लाख रुपए नकद दिए। पीड़ित ने पुलिस को पैसे को लेन देन संबंधी साक्ष्य भी पेश किए। प्रशांत की शिकायत पर साइबर नोडल शाखा ने जांच में पाया कि यह वही कंपनी है जिसके झांसे में आकर सप्ताह भर पहले आधा दर्जन से अधिक किसानों ने लाखों रुपए गंवाए थे। एक्चुअली वो साइबर का मैटर नहीं है। एक कंपनी थी ग्लोबल वार्मिंग सॉल्यूशन। एक कंपनी कुछ यूपी के 3-4 जो नावेदक गण हैं उन्होंने कंपनी बनाई और उसके बाद ये ग्रामीण क्षेत्र, उनने मोस्टली ग्रामीण एरिया को ही उन्होंने टारगेट किया। जैसे बैयर है, बैयर क्षेत्र में और कटंगी क्षेत्र में, कुछ वारासिवनी का और कुछ लालबर्रा का एरिया। और किसानों के पास में जाके ये प्लांट्स देते थे और ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी वो बताते थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करना और कुछ पौधे देते थे और बदले में और भी कुछ चीज़ें अलग अलग कुछ योजनाएं थी उनकी कि किसानों के साथ में जाके और किसानों के साथ खेतों में जाके उनके साथ में उनको बहला फुसला के उनसे इन्वेस्टमेंट लिया है कुछ और कुछ एजेंट बनाने के नाम पे भी पैसा लिया। इस टाइप से हमारे पास में 4 शिकायतें बैयर क्षेत्र से आई थी और कुछ 4 शिकायतें हमारे पास में जो साइबर नोडल है वहाँ पे आई थी अपने कटंगी एरिया की और 8 शिकायतें हम लोगों ने संबंधित थानों को आगे की कार्रवाई के लिए भिजवा दी। लगभग कितने पैसों की इन किसानों से लोग ने की? सभी का अलग अलग है, किसी का 50,000 है, किसी का 1 लाख है और मोटा मोटा देखा जाएगा 10-12 लाख के आसपास की धोखाधड़ी अभी इन किसानों के साथ में हुई है और पता रसूली की जा रही है। चूँकि ऑफिस बैयर रोड बालाघाट में इस्टेब्लिश किया था कुछ समय के लिए और बाकी ये फील्ड में काम करते थे कंपनी वाले और कुछ।
कोरोना संक्रमण के कारण विगत 2 वर्षों से मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह निकाह सम्मेलन नहीं हो पाए, जिसके चलते गरीब परिवार अपनी आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों के विवाह नहीं कर पा रहे। तो वहीं कुछ परिवारों ने इधर उधर से कर्ज लेकर अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए। वर्तमान में अब नए वैवाहिक रिश्ते जुड़ना प्रारंभ हो चुके हैं, परंतु गरीब वर्ग जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वह अब भी मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह निकाह सम्मेलन की उम्मीद लगाए बैठे हुए कि कब सामूहिक विवाह निकाह की तारीख आए और वे अपना पंजीयन करवाकर महंगाई के इस दौर में खर्चीली शादी से बचकर शासन की योजना का लाभ ले सके। परंतु शासन की ओर से अभी तक किसी भी तरह के सामूहिक विवाह की संभावित तारीख घोषित नहीं की गई, जिसके आधार पर गरीब परिवार अपनी बेटियों के विवाह की तारीख निकाल सके। शासन प्रशासन को समय को देखते हुए संभावित सामूहिक विवाह की तारीख घोषित कर प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए था, जिससे गरीब परिवार इस योजना से लाभान्वित हो सके। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ पूर्व में एकल विवाह पर भी शासन के द्वारा दिया जाता था, जिसके लिए हितग्राही का श्रमिक कार्ड व बीपीएल कार्ड होना आवश्यक था, जो विवाह के उपरांत मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाह सहायता का लाभ लेते थे, जिसमें हितग्राही के खाते में 51,000 रुपये की राशि आती थी। परंतु वर्तमान में शासन के द्वारा इस योजना में नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं हितग्राहियों को दिया जाएगा जो अपनी बेटी का विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में करवाएंगे। इस तरह शासन के द्वारा अब एकल विवाह करने पर हितग्राही को मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सहायता का लाभ नहीं मिल पाएगा। शासन के द्वारा आयोजित किए जाने वाले मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाह सम्मेलन का सही मायने में लाभ उन गरीब परिवारों को मिलता है जो अपनी आर्थिक तंगी के चलते अपनी वयस्क लड़कियों के हाथ पीले नहीं कर पाते, जिससे उनकी बच्चियों की उम्र भी बढ़ जाती थी, जिसके कारण अभिभावक मानसिक रूप से प्रताड़ित रहते थे। उनके लिए यह सामूहिक विवाह सम्मेलन एक तरह से वरदान साबित हुआ, परंतु कोरोना काल के बाद से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह निकाह सम्मेलन को जैसे ग्रहण सा लग गया हो। हमारे जनपद में 4 पंचायत है, ग्राम अमोली, बेलगांव, मानपुर, पनबीरी, 4 पंचायत हमारे अधीनस्थ। तो जैसे अभी मुख्यमंत्री जो युवा योजना जो थी तो वो बंद हो गई, तो क्या बोल रहे हैं? हमारे 4 पंचायत से कन्याओं के अभिभावक का फोन आना चालू हो गया, क्योंकि गरीब तबके के उनका कहना है कि बीडीसी महोदय अब आप जनपद में बैठ चुके हो, हमारी जो कन्याओं की शादी तारीख तय हो चुकी है, शासन से जो योजना मिलना था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रोत्साहन सहायता राशि, जो 15 अप्रैल 2022 को शासन द्वारा वो योजना को बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई? कि आज जो सम्मेलन में कन्या का विवाह होना है उन्हीं कन्याओं को प्रोत्साहन राशि मिल पाएगी। तो हम शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं, गरीब तबके के लोगों के लिए जो कन्याओं की शादी होना है कि उनकी तारीख समय सीमा तय की जाए, ताकि उस तारीख समय सीमा पे गरीब परिवार की बच्चियों का विवाह हो सके। सर, शासन की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो विवाह होते थे वो भी हो नहीं पा रहे और डेट उसकी आ नहीं पाई, जिससे परिजन जिसको विवाह करना है गरीब परिवार को उनको डेट नहीं मिल पा रही। इस वजह से असमंजस की स्थिति में विवाह होंगे या नहीं होंगे सामने। शासन के जो निर्देश हैं मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना, उसके लिए इस वर्ष सामूहिक विवाह की संभावित तिथि हम लोग मार्च में अथवा अप्रैल में दे रहे हैं। हम जनप्रतिनिधियों से, माननीय विधायक महोदय से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि कोई एक तारीख या 2 तारीख निश्चित कर लें। उसके अनुसार जैसी ही तिथि अंतिम होगी, हम लोग विभिन्न समाचार माध्यम है या फिर मीडिया है उसके माध्यम से क्षेत्र की जनता में इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि इस दिन या इस तारीख को सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, ऐसा कहकर। घर में घुसकर मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोपी लालबरा थाना के अंतर्गत रामपुरी निवासी 26 वर्षीय संदीप पिता रेवाराम हल्लामारे को वारासुनी न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रीति चैतन्य चौबे की अदालत ने दोषी पाते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश कायस ने बताया कि 20 दिसंबर 2022 की रात्रि लगभग 11:15 बजे प्रार्थी पवन पंचेश्वर ने लालबरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 सितंबर 2022 को रात्रि करीब 10 बजे खाना खाने के बाद घर के सभी लोग सो गए थे। वह अपने व्यक्तिगत काम के लिए अपने दोस्त धर्मेंद्र शिब्बे की मोटरसाइकिल क्रमांक MP50 MH 2420 लेकर घर आया था और उसे अपने घर के छप्पर में खड़ा कर
रख दिया था। सुबह 5 बजे जब वो सोकर उठा तो मोटरसाइकिल वहाँ नहीं थी। उसे लगा कि कहीं मोटरसाइकिल उसके दोस्त धर्मेंद्र शिप्पी ने ले गया होगा। उसके बाद उसने धर्मेंद्र शिप्पी के घर जाकर मोटरसाइकिल के बारे में पूछा तो धर्मेंद्र ने बताया कि वह मोटरसाइकिल नहीं लाया। उसके बाद वहाँ और धर्मेंद्र मोटरसाइकिल को गाँव व आसपास के गाँव में ढूंढते रहे, पर मोटरसाइकिल कहीं नहीं मिली, जिसे चोरी होने की सूचना दी गई थी, जिसमें पुलिस ने चोरी का अपराध दर्ज कर विवेचना में आरोपी संदीप हल्लामारे को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई मोटरसाइकिल MP50 MH 2420 जब्त किया और आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, जिसमें आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। जिसके बाद लालबरा पुलिस ने इस मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया, जिसमें माननीय न्यायालय ने विचारण के उपरांत आरोपी संदीप हल्लामारे को दोषी पाते हुए धारा 457 एवं 380 के तहत आरोपी को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बीते रविवार की सुबह हाकफोर्स और जिला पुलिस बल ने मलाजखंड थाना क्षेत्र के पाथरी चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम हर्राटोरा के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए 12 लाख रुपए के इनामी नक्सली रुपेश उर्फ डुंगा का शव आज शुक्रवार को पुलिस ने उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि नक्सली रुपेश के परिजन सुकमा छत्तीसगढ़ से रुपेश का शव लेने के लिए बालाघाट पहुंचे थे, जिन्होंने पुलिस से मुलाकात कर पुलिस की कार्रवाई में सहयोग किया। जहां आवश्यक कार्रवाई कर पुलिस ने नक्सली रुपेश का शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। जहां नक्सली रुपेश का शव लेने के लिए उसके परिजन छत्तीसगढ़ सुकमा के टेकलगुड़ा जगरगुड़ा से बालाघाट पहुंचे थे, जिनकी उपस्थिति में बालाघाट पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई कर नक्सली रुपेश का शव सौंप दिया है। जहां उनके परिजन कड़ी सुरक्षा के बीच रुपेश के शव को लेकर छत्तीसगढ़ सुकमा के लिए रवाना हुआ। बताया जा रहा है कि नक्सली रुपेश काना भोरमदेव के सक्रिय नक्सली कबीर उर्फ सुरेंद्र का गार्ड था। रुपेश पर 12 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जानकारी के अनुसार रुपेश पिछले कई वर्षों से विभिन्न नक्सली वारदातों में सक्रिय रहा है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उनके खिलाफ कई नक्सली मामले भी दर्ज थे, जिसे हाकफोर्स और जिला पुलिस बल के जवानों ने सर्चिंग के दौरान मार गिराया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नक्सली रुपेश के शव लेने के लिए छत्तीसगढ़ सुकमा के टेकलगुड़ा जगरगुड़ा के केंटा निवासी रुपेश के पिता 50 वर्षीय डोडी जोगा, जीजा ताती हड़मा और चचेरा भाई माडवी देवा सहित अन्य परिजन शुक्रवार की सुबह बालाघाट पहुंचे थे, जिनके सामने पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर उन्हें नक्सली का शव सौंप दिया।